आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उस दिन हमने थ्योरीज जो हैं वो आपके साथ शुरू की थी और हमने जो है वो शुरू किया था आपके साथ थ्योरीज के लिए और थ्योरीज हमने आपको कुछ पढ़ाई थी। आज हम जो चीज़ सीखेंगे दैट इज बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अगर आप स्क्रीन को गौर से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है रदरफोर्ड जो है उन्होंने परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की थी वो ये की थी कि हमारे पास जो है वो कौन से ऐसे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनमें वेट अ मिनट जी, मुझे कुछ करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुस्तकिल जो है वो प्रॉब्लम जो है क्रिएट की हुई है हमारे लिए। प्लीज क्लास में आए बेटा, कॉल ना करें बार बार। जी जी, शुरू करते हैं जी हम अपनी क्लास को। और हम जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिस तरह से मैं बता रहा था कि रदरफोर्ड का जो है हम एटॉमिक मॉडल शुरू कर रहे हैं। और उसमें ये है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये आता है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है हम सबसे पहले सीखेंगे कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था इन्होंने। बेसिकली इन्होंने ये किया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को समझने के लिए जो पीछे हमने देखा था कि डिस्कवर हो चुके हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पार्टिकल्स जो हैं अल्फा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इन्होंने एक थिक गोल्ड फॉइल, बहुत थिन गोल्ड फॉइल थी और उसकी जो थिकनेस थी दैट इज 0.00004 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। अगर आप ये पिक्चर गौर से देखें जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रही है, तो इसमें देखें कि यहाँ से हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे और यहाँ जो है ये हिट करते थे इसको और उसको जो है न्यूक्लियस बम्बार्डेड विद अल्फा। अब ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया बेसिकली दैट इज अ न्यूक्लियस, जिससे वो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं डायरेक्टली जब आते थे साइड से आते थे तो हिट्स होकर साइड पे चले जाते थे। ठीक है, these are actually helium nuclei. They can penetrate through matter to some extent. He observed the effect of alpha particles on photographic plate or a screen coated with zinc sulfide. अब इन्होंने क्या किया कि इन अल्फा पार्टिकल्स के जो हैं सामने इन्होंने जिंक कोटेड जो है जिंक सल्फाइड कोटिंग जो है या फिर ऐसी स्क्रीन फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो रखी, जिसके ऊपर इन्होंने इसके रिजल्ट लिए जो आपको यहाँ भी जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बात सुनिए, बोले सर क्लास में ही प्रूव दैट, छोड़ दें, he proved that the plum pudding model of the atom was not correct। इन्होंने एक चीज तो ये बता दी कि बेसिकली जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो जो है वो करेक्ट नहीं था। ठीक है, और कोई प्लम पुडिंग के अलावा जो है कुछ ऐसा जो है कोई और मॉडल मौजूद है। अब उस मॉडल के लिए इन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो इस पिक्चर में जो है वो यहाँ पे आपकी बुक पे भी मौजूद है, पिक्चर 2.3 पिक्चर है आपकी बुक में। इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो दिखाए गए हैं अल्फा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दिखाए गए हैं जो मूव कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये गोल्ड फॉइल के एटम्स दिखाए गए हैं जो राउंड शक्ल में। इसके सेंटर में आप देखिए, अगर पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा तो आप बुक में पिक्चर 2.3 देखिएगा। तो मैक्सिमम जो थे वो क्या हुआ कि मैक्सिमम जो पार्ट्स ऑफ द हीलियम पार्टिकल्स थे दे आर मूव एंड दे आर अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो स्मॉल डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई गई और बहुत थोड़े ऐसे थे जो रिपेल बैक हो गए और कुछ ऐसे थे जो लार्ज डिफ्लेक्शन पर आए। अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने
जो कंक्लूजन्स जो हैं वो फॉलो की, ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने फाइंड की वो क्या थी? ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. Out of 2000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. अब तकरीबन 2000 पार्टिकल्स में से बहुत कम ऐसे थे जो फेयरली लार्ज एंगल्स पर जो है वो डिफ्लेक्ट हुए. अब इसके नतीजे में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके नतीजे में जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने जो रिजल्ट्स जो हैं वो जो हैं डिड्यूस किए, तो उसको उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं, उसके थ्रू जो है उन्होंने पेश किया, या उसके तहत जो है उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया. Keeping in view the experiment, Rutherford proposed planetary model. अच्छा, planetary model जिस तरह से आप लोग छोटी क्लासेस में सीख कर आए हैं कि planets जो हैं, जिस तरह से planets होते हैं, अर्थ है और ये सारे के सारे सन जो हैं उनके अराउंड जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो अब हमारे पास ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी प्लानिटरी मॉडल में समझने की, कि सेंटर जो है, जिस तरह प्लैनेट सिस्टम हमारा है, तो उसमें सेंटर के अंदर क्या है? सन है. अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो है सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था, और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते थे. तो हमारे पास इन्होंने जो पहला सबसे पॉइंट रदरफोर्ड ने बनाया वो ये था कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी. यानी जब सारे के सारे या मैक्सिमम 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ फ्यू जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, बाकी पास हो गए, तो जो पास हो गए उन उससे ये बात शो हुई कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है एटम का वो एम्प्टी है, यानी खाली है. अब जो सेकंड चीज आई वो आई कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अच्छा, अब जो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, तो इससे ये प्रूव हुआ कि सेंटर में कोई ऐसी हार्ड एंड डेंस चीज मौजूद है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ से क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई जो थी वो भी पॉजिटिव थी, और वो पॉजिटिव से पॉजिटिव जो हैं जब रिपेल हुए, और वो जो हैं क्या हुआ कि डिफ्लेक्ट हो गए. द थर्ड पॉइंट इज द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड. जो हमारे पास बहुत थोड़े से ऐसे थे जो कंप्लीट रिबाउंस हुए, तो इनका ये मतलब था कि जो सेंटर है बेसिकली एटम का, दैट इज वेरी डेंस एंड हार्ड. द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इट शोज that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. यानी हमारे पास बहुत थोड़े पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए, तो इससे ये पता चला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम. Thus electrons revolve around the nucleus. पांचवा पॉइंट हमें ये पता चला कि हमारे पास जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते थे अराउंड द न्यूक्लियस. And the sixth point of this theory is an atom as a whole is neutral. Therefore, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. अब अगर हम देखें तो एज अ होल, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में भी सिखाया था कि एज अ होल जो एटम है हमारे पास वो न्यूट्रल होता है. अब वो क्यों न्यूट्रल होता है उसका रीजन हमें क्या पता चला यहाँ पर, और ये रदरफोर्ड थे जिन्होंने ये बताया कि एज अ होल एटम न्यूट्रल क्यों होता है. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इक्वल होते हैं तो वो अपने पॉजिटिव, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो वो अपनी जो टोटल इफेक्ट है उसको क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास उनका जो एज अ होल एटम जो है दैट इज न्यूट्रल. The seventh and the last point is, except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleon. इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, और जो बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सब के सब कहाँ मौजूद होते हैं? वो सब के सब मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उनको उन्होंने एज अ होल जो है वो क्या नाम दिया? न्यूक्लियन. यहाँ पे रदरफोर्ड का जो है वो दिया गया है आपके सामने, एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको जरा पढ़ लीजिएगा. अब जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया तो हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह मैंने कल आपको साइंटिफिक नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो बेटा साइंटिफिक नॉलेज जो होती है उसको लाजमी लाजमी जो है वो क्या किया जाता है, कुछ टेस्टिंग वाले लोग होते हैं जो उसे टेस्ट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं. तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके साथ काम कर रहे थे. तो उन्होंने ये कहा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स जो हैं, ठीक है, ऑल्दो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट करेक्ट, इट हैज फॉलो डिफेक्ट्स.
तो अब उसमें जो थे कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ ऐसे जो हैं वो चीजें थी। असल में होता ही है कि कोई भी साइंटिफिक नॉलेज जब प्रेजेंट की जाती है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंटिस्ट से, जो भी रिसर्च करता है। तो रदरफोर्ड से जब क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आप जो है वो इन क्वेश्चंस का आंसर बताएं हमें, तो दो चीजें ऐसी थी जिनको रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो हमारे पास पहली थी, पहली ये थी कि हमारे पास इन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है जब वो मूव करते हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब जब कोई भी चीज एनर्जी रिलीज करे तो एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इनसे क्वेश्चन ये पूछा कि आप ये बताइए कि जब क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहते थे कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन तो रॉन्ग नहीं है, तो अब आप ये बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स में मूव कर रहे हैं, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज थिंग मूव करती है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, एमिट करती है, रेडिएट करती है, ठीक है। अब इस रेडिएशन या इस एमिशन ऑफ एनर्जी के तहत क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो रिलीज होना शुरू होती है, तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को खत्म हो जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स को गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। अब ये क्या डिफेक्ट है मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, बुक में भी आपकी गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो रेगुलरली मूव करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और जो सेकंड डिफेक्ट था जिसका रदरफोर्ड आंसर नहीं दे सके थे वो क्या था, वो ये था बच्चों कि if the electrons emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed। अब क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेंगे क्लासिकल थ्योरी के जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के तहत, तो क्या होगा कि दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, अब स्पेक्ट्रम देख लें, सुन लें इसको क्या है बेटा। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो जो एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है, तो उसकी एक वेव लेंथ होती है और उस वेव लेंथ के तहत एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, जिस तरह से आपकी रेनबो होती है, कलर्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, रेडिएशंस के। तो वो स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस एनर्जी जब एमिट हो रही है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो ये वो डिफेक्ट्स थे जिनका आंसर जो है वो नहीं दे सके थे, ठीक है। Although the scientists had objection on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated through provoking a thought-provoking idea among them. They initiated the quest to answer the following questions। अब कौन-कौन से questions लोगों के माइंड में आए? पहला क्वेश्चन तो ये आया कि how can an atom collapse or why are atoms stable? The second point in the mind of the scientist that why should an atom give line spectrum? And the third question arises in the mind of the scientist that scientists considered there must be another model of atom। यानी बहुत सारे लोगों ने ये काम शुरू किया, इसके अलावा कोई और मॉडल भी है। It indicates that Rutherford atomic models was not perfect। तो एक दफा जो है जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो दोबारा देख लें, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। ये पिक्चर आ गई है, यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम था और यहाँ ये अल्फा पार्टिकल सोर्स थी, ये वाली, ये ग्रीन कलर में जो दिखाई गई है। और लेड बॉक्स के अंदर से जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो अल्फा पार्टिकल आते थे और अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो हमारे पास यहाँ से आते थे और ये गोल्ड फॉइल थी। अब गोल्ड फॉइल में से जो है वो मैक्सिमम पास होकर जाते थे और ये हमारे पास जो थी सेरेनेशन व्यू है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो पास हो गया था, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे फेयरली लार्ज एंगल्स पर, और कुछ ऐसे थे जो रीबाउंस हुए थे जिस रास्ते से वो आए थे, ठीक है। ये कुछ लार्ज एंगल्स पर हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो बैक पे जो है जहां से आए थे उस तरफ जो है वो चले गए, वापस चले गए, ठीक है। इस पिक्चर से भी आपको बहुत अच्छी तरह से इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई होगी। अब हम अगला मॉडल शुरू करेंगे और वो है बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड जब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाए, कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। The quantum theory of Max Planck was used as foundation for this model,
According to Bohr model, revolving electrons in an atom does not absorb or emit energy continuously. अब बोहर्स ने ये कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी कंटिन्यूअसली और ना ही एमिट करते हैं. The energy of a revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy called energy levels by him. The Bohr atomic model was shown in picture 2.4. अगर आप 2.4 पिक्चर को गौर से देखें, that is animation of 2.8, ठीक है. 2.4 पिक्चर ये रही हमारे पास, आपकी बुक्स पर भी ये पिक्चर मौजूद है. तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है और ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं. ठीक है, मैं अभी आपको ये जब समझाऊंगा, पूरा इसका पॉइंट समझाऊंगा, तो फिर आपको मैं साथ साथ इस पिक्चर का हवाला दूंगा. नील बोहर का एक छोटा इंट्रोडक्शन आपकी बुक्स में मौजूद है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा. अब बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल की जो पोस्टुलेट्स जो हैं या मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया, तो वो क्या मॉडल था? The Bohr atomic model was based upon the following postulate. The first postulate is the hydrogen atom consists of a tiny nucleus and the electrons are revolving in one of circular orbits of radius r around the nucleus. अब इसको समझने बेटा, सबसे पहले तो बोहर ने ये कहा कि इन्होंने जो एग्जांपल ली थी अपना मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए वो हाइड्रोजन की थी, और उसका रीजन ये था कि हाइड्रोजन एक बहुत सिंपल जो है एलिमेंट है और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है. तो उन्होंने ये कहा कि टिनी न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जिनका रेडियस क्या होता है? आर होता है. द सेकंड पॉइंट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड. अब इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? उस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है और वो क्वांटाइज्ड होती है. क्वांटाइज्ड का मतलब है यानी उसकी क्वांटिटी होती है और वो दैट इज वेरी स्पेसिफिक. और चाहे वो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन का एलिमेंट है, या दुनिया का कोई भी एलिमेंट है या कोई भी जो है वो एटम है, तो बेसिकली उसकी जो एनर्जी है उस स्पेसिफिक शेल की वो क्या होगी? फिक्स होगी, क्वांटाइज्ड होगी. The third point is as long as electrons remain in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy. ठीक है. इन्होंने ये कहा कि हमारे पास जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहता है तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही रेडिएट होती है. ठीक है, दोबारा सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, बल्कि आप ये समझ लें कि जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के, वो इसी पॉइंट के अंदर दोनों का आंसर आ गया. As long as electrons remain in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. यानी जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेंगे तो ना तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे और ना ही एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. एनर्जी सिर्फ उस वक्त एब्जॉर्ब और एमिट होगी जब क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेंगे. और वो जंप कब करेंगे? इसके लिए फोर्थ पॉइंट था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी. यानी जब भी लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उन्होंने एनर्जी क्या करनी है? एब्जॉर्ब करनी. और जब भी उन्होंने जंप करना है हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ तो फिर क्या करेंगे? रेडिएट करेंगे एनर्जी. यानी हायर एनर्जी लेवल से नीचे जब आएंगे तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे. दिस चार्ज इन, और इसी वजह से इनका जो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था वो इसी वजह से बन रहा. दैट इज द रीजन. ये जो चौथा पॉइंट है, इस वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता था वो लाइन बनता था, कंटिन्यूअस नहीं बनता था, जो मैंने आपको अभी रदरफोर्ड में सिखाया था. दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई. अच्छा, अब जो एनर्जी का डिफरेंस था वो कैसे फाइंड आउट होगा? डेल्टा ई. अब ई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1. अब E2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है, और E1 क्या है? लोअर लेवल की एनर्जी है. एंड दैट विल बी इक्वल टू HV. और यहाँ पर H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, और V जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है. पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो इन्होंने कहा था अपने मॉडल का, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब भी कोई चीज किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसका जो मोमेंटम होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट.
mvr, तो mvr जो था किसी भी ऑर्बिट का, दैट विल बी इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, आपकी बुक्स में भी मौजूद है। अब यहाँ पर जो n है ये ऑर्बिट नंबर है, क्वांटम नंबर है, 1 2 3 इसकी वैल्यू हो सकती है, h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास इनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें ये प्लेनेटरी मॉडल है, यहाँ सन है। अब सन जो है और यहाँ पे देखें न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड देखें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और सन के अराउंड जो है वो बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इस पिक्चर को गौर से देखें आप तो आपको समझ में आएगी कि जो एटम का मॉडल है वो बेसिकली प्लेनेटरी मॉडल है, ठीक है जी। क्वांटम मीन्स, अच्छा यहाँ पर डू यू नो का एक नोट है, क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी, इट इज स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Quanta is plural of quantum. In 1918 Nobel Prize in Physics was awarded to German physicist Max Planck. ऑब्जेक्टिव की लाइन है ये। अब यहाँ पर एक समरी दी गई है, दोनों के दोनों आपकी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अभी मैंने पढ़ाया और बोहर, इनकी आप थ्योरी, ये समरी देख लें अच्छी तरह से। और आज आपका जो होम असाइनमेंट है वो है टेस्ट योरसेल्फ 2.2। आज आप ये सारे बच्चे घर पे करेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई मसला आता है, परेशानी आती है तो आज हम ग्रुप पे शाम में क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चंस के लिए हम ग्रुप पे थोड़ा सा टाइम देंगे, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। तो ये आपने पांचों सवाल इसके टेस्ट योरसेल्फ के कॉपी पर भी करने हैं और इंशाल्लाह जब ये यूनिट हमारा खत्म होगा तो आपकी कॉपी चेकिंग का एक डे होगा, तो आप अपनी कॉपी स्कूल ऑफिस में लाएंगे और कॉपीज चेक होंगी, ठीक है जी। तो मैंने अब तक जो पढ़ाया आपको वो हम देखते हैं कि क्या है।